आप सभी ने 15 अगस्त 26 जनवरी को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा खूब फख्र से गाया होगा। आज भी ये नज्म सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग को ही याद होगा कि ये नज्म किसने लिखी है। नहीं, गूगल करने की जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। तो ये नज्म लिखी है अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल की ये नज्म जब हिंदुस्तान को मिली तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब में देश प्रेम जाग गया। लेकिन आजादी के बाद अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए और पता नहीं वहाँ उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कट्टरपंथी बन गए। और तब उन्होंने लिखा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। लेकिन देश प्रेमी से कट्टरपंथी क्यों और कैसे बने इकबाल, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम उसी अल्लामा इकबाल की कहानी बताने जा रहे हैं। तो अल्लामा का मतलब होता है विद्वान, और आज भी अपने चाहने वालों के बीच इकबाल अल्लामा है। लेकिन इस विद्वान की चाहत भी रंग बदलती रही और इन्होंने इतना रंग बदला कि बाद में इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। दरअसल हुआ ये कि साल 1904 का वो दौर था जब उन्होंने हिंद का तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन कुछ बरस बाद ही उनकी कलम से निकला, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तरानाए हिंद से तरानाए मिल्ली, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, राष्ट्रवाद से इस्लाम। इकबाल समय के साथ साथ बहुत बदलते चले गए। आइए अल्लामा के बारे में करीब से जाने। तो उनका जन्म हुआ था साल 1877 में पंजाब के सियालकोट में। वो एक कश्मीरी हिंदू पंडित के परिवार से आते थे जिसने 17वीं सदी में इस्लाम को अपना लिया। लेकिन इकबाल इन दो संस्कृतियों के संगम बनकर सामने आए। उन्होंने एक कविता में इसका जिक्र भी किया कि ब्राह्मण परिवार से होते हुए भी उनके अंदर सूफी इस्लाम है। लेकिन फिर वो इतना कैसे बदल गए? जवाब शायद उनकी अपनी कहानी में ही है। बता दें कि अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लाहौर के प्रोटेस्टेंट गवर्नमेंट कॉलेज से 1899 में ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं नौकरी करने लगे। बाद में साल 1905 में जब वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज पहुंचे तो उनके लिए पहला बड़ा बदलाव था, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम देश ब्रिटिश साम्राज्य से और परंपराओं में जकड़े लाहौर से निकलकर इंग्लैंड की खुली हवा में जाना बहुत ही बड़ी बात थी। और इस आजाद हवा में इकबाल पहली बार इश्क में पड़े। हालांकि हाई स्कूल करने के बाद ही उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी। लेकिन लंदन में इकबाल एक भारतीय मुस्लिम महिला को दिल दे बैठे। उनका नाम था अतिया फैजी। लंदन में पली बड़ी और आधुनिक मिजाज की अतिया इकबाल को भा गई और यूरोप में इकबाल ने जो 3 बरस बिताए, उन 3 बरसों में उन्होंने सिर्फ प्रेम की ही कविताएं लिखी। अब एक तरफ इकबाल को इतनी आजादी थी कि वो अपनी पसंद की महिला के साथ वक्त बिता सकें, जो कि लाहौर में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वहीं उनके मन में वेस्ट को लेकर क्रिटिसिज्म भी पनपने लगा था। यूरोप के मटेरियलिज्म पर उन्होंने काफी लिखा। उनका मानना था कि वेस्ट की समस्या है प्यार और चाहत। वेस्ट की भूख शैतान की तरह है जो कभी शांत नहीं होती। अब ये बहुत बड़ा विरोधाभास था, क्योंकि वो खुद भी वहां जाकर प्रेम में पड़े थे। और इसको लेकर फैजी ने भी लिखा था कि इकबाल वो नहीं रहा जो यूरोप में हुआ करता था। अब इकबाल महसूस करने लगे थे कि वो अपने जीवन का फैसला खुद नहीं कर सकते, सारी चीजें ऊपर वाले के हाथ में। उनका मानना था कि वेस्टर्न देशों का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने यीशु की राह पर चलना छोड़ दिया। और ये सोच उन्होंने ही लिखी थी कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है और अपने उद्धार की शक्ति उसके अपने हाथ में है। अब एक ही इंसान दोनों तरह की बातें कर रहा है, तो ये काफी अटपटा था। जिसके बाद साल 1908 में उनकी भारत वापसी हुई। इसके बाद उनके जीवन के 3 दशक सियासत, वकालत और कविताओं में गुजर गए। राजनीति में वो आए थे 20वीं दशक के मध्य में और 1930 और 1932 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। उन्होंने एक तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के मोरल प्रीचर का रोल अपना लिया। इसके बाद वो वेस्टर्न देशों के और मुखर आलोचक बन गए, जिसके बाद हिंदुस्तान में भी उनकी आवाज मुस्लिम आवाज बनकर रह गई। मामला इतना संजीदा हो गया कि साल 1932 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने चेतावनी दी कि भारत की जनता उन्हीं धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं की मांग कर रही है, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों का पतन हुआ। हालांकि उन्हें अरेबिक इंपीरियलिज्म की आक्रामकता पर भी आपत्ति थी। अब वो कोई ऐसा देश, ऐसी संस्था नहीं चाहते थे जिसकी वजह से मुस्लिम बटे। इकबाल का कहना था कि हम किसी जगह से बंधे नहीं हैं। हमारा दिल न भारत का है और न ही सीरिया का। हम किसी पितृभूमि पर दावा नहीं करते, हमारा दावा सिर्फ इस्लाम पर है। और उनका मानना था कि इस तरह की जो जगह हो वो मुस्लिम राजनीतिक संविधान से चले। खैर, इकबाल लोकतंत्र के तो हिमायती थे, लेकिन उस लोकतंत्र के नहीं जो पश्चिमी देशों में था। उनका कहना था कि पश्चिम का लोकतंत्र नंबरों पर आधारित है। वहाँ 200 गधों के दिमाग से एक इंसान निकालने की कोशिश होती है। हालांकि उन्हें जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों की कल्पना के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से भी चिढ़ थी।
उनकी नजर में सबसे ऊपर अब अल्लाह का कानून हो गया था। अब दौर वो आ गया था जब इकबाल लिखने लगे कि इस्लाम का आखिरी लक्ष्य है लोकतंत्र। इकबाल महसूस करने लगे थे कि इस्लाम को लेकर उनका राजनीतिक नजरिया निजी नहीं है। उनके जीवन काल में 2 आइडियोलॉजी सिस्टम इफेक्टिव थे, राष्ट्रवाद और साम्यवाद। लेकिन उन्होंने लिखा कि इस्लाम की नीति है, जिसके बाद इकबाल एक ग्लोबल इस्लामिक सोसाइटी की उम्मीद पाले बैठ गए थे। इसके बावजूद भी वो शुरुआत में अलग इस्लामिक देश पाकिस्तान के तरफदार नहीं थे। उनका पहला प्रस्ताव था एक संघीय भारत, जिसमें मुसलमानों की जगह निश्चित हो, मुसलमानों का अपना सेमी ऑटोनोमस किंगडम, जहां वे इस्लामी राजनीति को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकें। इकबाल का मानना था कि भारत के मुस्लिम अरबी या तुर्की नहीं हैं, बल्कि बंगाली, पंजाबी, आंध्र के भी हैं। इस्लाम के लिए अगर वे एक हो गए और अपने को इस बड़े राष्ट्र में समाहित कर लिया तो फायदा होगा। हालांकि साल 1938 में इकबाल की मौत हो गई थी। पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले ही वो इस्लाम के नाम पर एक देश को बनते नहीं देख पाए, लेकिन उनकी विचारधारा को पाकिस्तान की बुनियाद कहा जाता है। हालांकि इकबाल की जो सोच थी, पाकिस्तान का उससे दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। अब अल्लामा को बतौर कवि देखते हैं, तो अगर वापस आए उस नज्म पर, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल 20वीं सदी के बड़े कवियों में शामिल हैं। वो खास इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने ये बात जानने की कोशिश की कि आखिर मुसलमानों के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी कविताओं में उन बातों को उतारना शुरू किया। इकबाल की मातृभाषा पंजाबी होते हुए भी उन्होंने उर्दू और फारसी में लेखन किया। भारत में हर 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ये गान हमें अक्सर सुनाई देता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गीत उस दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सच कहें तो ये गीत भारत के देशभक्ति गीतों में शुमार है। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि नया मुल्क बनाने का विचार मोहम्मद अली जिन्ना का था, लेकिन इसके अलावा इस विचार से अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम भी जोड़ा जाता है। अल्लामा इकबाल जितने हिंदुस्तान में पसंद किए गए, उससे कई ज्यादा प्यार उन्हें पाकिस्तान में मिला। आगे चलकर वो पाकिस्तान के राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने गए। अल्लामा इकबाल अपने समय के मशहूर कवि थे, जिनकी ज्यादातर रचनाएं फारसी भाषा थी। अल्लामा इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुआ। वो कश्मीर में रहने वाले थे, लेकिन 19वीं सदी के दौरान कश्मीर पर सिखों का कब्जा हो गया, जिसके बाद उनका परिवार पलायन करके पंजाब आ गया। उनके पिता शेख नूर मोहम्मद सियालकोट में दर्जी का काम किया करते थे। 4 साल की उम्र में उनका दाखिला मदरसे में करवा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कानून, दर्शन, फारसी और अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की। साल 1905 में अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा, जो भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा। भारत में अल्लामा इकबाल के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला, जब उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा खूबसूरत तराना हिंद लिखा, और इस गीत के बाद भारत में अल्लामा इकबाल को देशभक्त के रूप में जाना गया। वहीं अल्लामा इकबाल का दूसरा रूप तब देखने को मिला जब उन्होंने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में भाषण दिया था। माना जाता है अल्लामा इकबाल का यही भाषण आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का कारण बना। जैसे कि हमने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल विभाजन का दौर नहीं देख पाए, लेकिन विभाजन के बाद भी पाकिस्तान की सियासत में उन्हें हमेशा याद रखा गया। जब भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान बना तो उन्हें वहां का राष्ट्र कवि घोषित किया गया। लेकिन 1905 में हिंद का तराना लिखने के बाद उन्होंने साल 1910 में तराना-ए मिल्ली लिख दिया। अब जहां एक तरफ 1905 में अल्लामा इकबाल ने भारत पर सारे जहां से अच्छा गीत लिखा, वहीं 1910 में अल्लामा इकबाल ने तराना-ए मिल्ली लिखा, जो कि एक कौमी तराना था। और इस गाने के बोल थे, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। अब आप समझ ही सकते हैं कि कैसे एक ही इंसान कितना ज्यादा बदल गया। लेकिन एक बात सच है कि इकबाल ने बाद में जो भी लिखा हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमेशा रहेगा और इसी खूबसूरती के साथ हमारी जुबान पर बना रहेगा। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।